हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मज़े में हैं। मैं CME विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अब इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे। नॉट लुकिंग एट मी, लुकिंग एट दिस चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने आज तक मेरे को टैक्स पढ़ाते समय देखा है। सो लास्ट 11 ईयर से मैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट मैं इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुणे में जितने भी MBA कॉलेजेस है, इंदिरा, सिम्बोसिस, सिंहगढ़, तो यहाँ पे पहले मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता था फॉर MBA स्टूडेंट्स। बट दिस लेवल पे मैं फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, जितना मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स GST अच्छे से पढ़ा है, उतने ही अच्छे से अपने सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट बेस, हर एक चीज़ का लॉजिक समझ के, कोई भी चीज़ अपन रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे। जितने भी फॉर्मूलाज है हर एक का आपको विथ लॉजिक अपन पढ़ने वाले हैं। तो आई गारंटी यू आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट आता है, काफ़ी बच्चे रट के पढ़ाई करते हैं कि ऐसा आ गया तो ऐसा करना है। ऐसा अपन नहीं करेंगे, अपन सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सो लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी बिफोर गोइंग अहेड, मैं पहले 15-20 मिनट इस सब्जेक्ट के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। सर, वाई टू स्टडी दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है ये सिलेबस में इसलिए पढ़ना ही है। आई नो दिस वॉज टाइम पास। सेकेंड रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। मैं आपको एक कुछ कंपनीज का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ज़रा आप इमेजिन करना इन कंपनी के साथ क्या हुआ है। सो दीज आर द कंपनी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन। ज़रा सोचो इस कंपनी के साथ क्या हुआ लास्ट 1 and 2 ईयर्स में। BSNL इंडिया का क्या हुआ है, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल। लास्ट 2 साल से दीज आर द स्ट्रगलिंग कंपनीज। तो ऐसा सडनली क्या हो गया इन कंपनीज के साथ कि ये जो इतने बड़े बड़े कंपनीज है, ये सडनली इनके साथ ऐसा हो गया। सो व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली। तो मेरे आप क्वेश्चन का कुछ आंसर दीजिए। इनका प्रोडक्ट अच्छा है क्या? यस, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केटिंग अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, विजन बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का भरोसा भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। तो इतना सब होने के बाद भी ये कंपनीज लॉस क्यों इनकर कर रही है? सो वन ऑफ द रीज़न कुड बी पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्पेशल विथ रिलायंस कम्युनिकेशन। उनका लोन ज़्यादा हो गया था, करेक्ट है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक रस क्या मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में। अरेंजमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। आपके जो पैसा आ रहा है उसको अगर आप सही तरह से मैनेज करोगे तो आपके पास प्रॉफिट वगैरह बचेगा। अगर आपने सही तरह से उसको मैनेज नहीं किया, सो देन एक्सपेंस विल एक्सीड योर इनकम, देन यू विल इंकर लॉस, करेक्ट ना। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर फेल्योर ऑफ दिस कंपनीज। वन ऑफ द रीजन। आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा मैंने एनालिसिस किया है, बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को जो आपको बताना था कि ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब के पीछे मेजर फैक्टर फाइनेंस है। सिर्फ फाइनेंस हर एक एक्टिविटी के लिए कंपनी में लगता है। आप मेरे को बताओ कंपनी का ऐसा कौन सा एक्टिविटी के जो बिना पैसे के नहीं होता है। लेट से आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बन गए, करेक्ट ना। तो स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड रॉ मटेरियल, वी नीड मशीनरी, उसके लिए पैसा चाहिए। मार्केटिंग में प्रमोशन करना है, फेसबुक पे करना है, यूट्यूब पे करना है, ब्रोशर्स बना के देना है, लोगों को सैंपल घर पे पहुंचाना है। जिस तरह का मार्केटिंग प्रमोशन प्लान करो, ब्रांड एम्बेसडर को बुलाना है, शाहरुख खान को बुलाना है, विपुल शाह को बुलाना है, यू नीड मनी। सो अगेन फिनेंस इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट है ना। तो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिक्वायर्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको नए नए इक्विपमेंट्स लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए टू परचेज द रॉ मटेरियल, क्योंकि वो मटेरियल बराबर परचेज नहीं होगा तो प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देन वी नीड स्टाफ, उनका सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। एडमिन डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए। कंपनी के लिए बिल्डिंग्स बनाने हैं, बिजनेस एक्सपांड करना है, नए नए एसेट्स खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर पे पैसा खर्च करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। CSR एक्टिविटी करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। सो यू टेल मी सिंगल एक्टिविटी विच कैन बी डन विदाउट मनी? नो। सो मनी इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। एंड उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया तो जो कंपनी आज प्रॉफिट मेकिंग है वो कल लॉस मेकिंग हो सकती है। एंड दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर फेलियर ऑफ दिस कंपनीज इज
लैक ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करेक्ट ना। ये कंपनीज अभी भी बहुत अच्छे कंपनीज है, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। सो वन ऑफ द रीजन कुड बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड तो अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये वही है, करेक्ट ना। अभी अपन एग्जाम, अभी ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये 2 एरिया में काम करता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करता है, दूसरा बिजनेस लेवल पे भी काम करता है। मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। एज्यूम करो आप में से काफ़ी स्टूडेंट हॉस्टलाइट है, आप पेरेंट्स से पैसा मंगाते हैं, लेट से आपको पेरेंट्स पर मंथ 10,000 रुपीज़ भेजते हैं, तो उसमें भी आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि नहीं, कि हॉस्टल का फीस कितना देना है, मेस के लिए कितना देना है, स्टेशनरी के लिए कितना पैसा चाहिए, घूमने के लिए कितना चाहिए, शॉपिंग के लिए कितना चाहिए, इनके ऊपर उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए कितना चाहिए। तो ये पूरा प्लानिंग आपको करना पड़ता है। तो दिस यू आर डूइंग एट पर्सनल लेवल, खाली आपको उसको बड़े स्केल पे देखना है, क्योंकि इंडिविजुअल फाइनेंस इज डिफरेंट थिंग, वो छोटे स्केल पे होता है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप सोचो अगर आपने वो 10,000 बराबर मैनेज नहीं किया तो आपको पैसे का शॉर्टेज आएगा, आपको दोस्तों के पास लोन लेना पड़ेगा, फिर वो लोन कहाँ से रिपे करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स से आने वाला पैसा तो फिक्स है, या पेरेंट्स से ज़्यादा मंगाना पड़ेगा तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल पर्सनल फाइनेंस का एग्जांपल दिया। वैसे ही आपको बिजनेस लेवल पे सोचना है कि बिजनेसमैन को तो कितने खर्चे होते हैं, तो इतना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा, इट्स ओके, पैसा खर्च होने दो, उसके रिटर्न्स भी तो आने चाहिए। तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड एंड एनालिसिस ऑल्सो। तो पैसे के प्रोक्यूरमेंट करो, पैसा लेके आओ, उसको सही जगह पे खर्च करो, एंड खर्च होने के बाद उसका एनालिसिस करो, रिव्यू करो कि वो रिक्वायर्ड रिटर्न जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वहाँ पे अपन ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर रहे या कम भी नहीं कर रहे। अपने को ऑप्टिमम खर्च करना है। वी डोंट वांट मोर फंड्स, वी डोंट वांट लेस, बोथ आर डेंजरस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। वी वांट ऑप्टिमम, जितना रिक्वायर्ड उतना पैसा चाहिए। दोनों के प्लस माइनस पॉइंट है, ये मैं आगे सिलेबस में कवर करूँगा। तो ये है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ये मैंने आपको एकदम बेसिक एग्जांपल दिया। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अगले 15-20 मिनट मैं आपको पहले सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज देता हूँ। मैं कुछ डायग्राम बना के लाया हूँ जो आपको ड्रॉ करना है, ताकि आपको आइडिया आएगा कि सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ है, एंड फिर अपन धीरे धीरे विल गो इनटू एकेडमिक्स। चलो, अभी दूसरा एक इमेज आपके सामने आ रहा है जिसका नाम रखा मैंने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी अपन ने 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखी है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड तीसरा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, करेक्ट ना। नाउ अभी इसमें से अपन 2 पे फोकस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है आपने पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है आपने पढ़ा है। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने क्या पढ़ा था 11-12 में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, करेक्ट, ऑल ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल, XYZ, टू नो प्रॉफिट और लॉस। तो एंड दूसरा है लीगल कंप्लायंस, बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी बिजनेसमैन टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। जो कंपनीज है उनके लिए कंपनी एक्ट के कंप्लायंसेस है, तो रिस्पेक्ट टू एक्ट के कंप्लायंसेस है, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मतलब 50% रीज़न है कि वो मैंडेटरी है, एंड एज अ बिजनेसमैन मेरे को पता होना चाहिए कि मैं एक साल जो काम किया है, जो मेहनत की है, उसमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरे लायबिलिटी कितने हैं, कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है, कितना मेरे को आने वाला है पैसा, एंड कितना देना है। तो ये सब जानने के लिए लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप सबको पता है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ओवरऑल व्यू देता है, करेक्ट है। इस साल कंपनी को 500 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, बराबर, इट्स ओवरऑल। P&L में जो प्रॉफिट आता है वो ओवरऑल होता है। नाउ व्हाई वी नीड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मेजर डिफरेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन गिव यू प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल गिव यू ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, करेक्ट ना। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या ट्रेड ऑफ है। ध्यान से देखो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। लेट्स से ये प्रॉफिट है अपना, ये है 17-18 और ये है 18-19। ये प्रॉफिट था 50 करोड़ और ये प्रॉफिट था 60 करोड़ एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चन कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है या नहीं। कंपनी का नाम है
ये कंपनी का नाम, आप उसको पर्सनली मत लेना, फुल लॉस लिमिटेड इज द नेम ऑफ कंपनी। मैंने 2 साल का आपको डेटा दिया है। नाउ इफ़ आई आस्क यू टू एनालाइज, आप बोलेंगे कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, 17-18 में 50 करोड़ का प्रॉफिट था, 18-19 में 60 करोड़ हो गया, तो लगभग 10 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है, 20% का ग्रोथ हुआ है। कितना ग्रोथ है? 20%। नाउ अभी ये डेटा मैं थोड़ा अलग स्टाइल से आपको देता हूँ। नाउ इफ आई कम टू कॉस्ट अकाउंटिंग, लेट्स से कंपनी के 2 प्रोडक्ट है, तो अभी देखो 17-18 एंड 18-19, अभी कंपनी के 2 प्रोडक्ट है, लेट्स से प्रोडक्ट ए एंड बी। तो ए का जो प्रॉफिट था वो लास्ट से लेट्स से 40 CR था और इसका 10 CR, ऐसे मिला के 50 CR का प्रॉफिट था। अभी इस साल सीनियर चेंज हुआ है, अभी ये जो 60 करोड़ का मैंने प्रॉफिट दिया आपको यहाँ पे, ये इसका ब्रेकअप है और ये इसका ब्रेकअप है। तो देखो अभी ओवरऑल तो कंपनी ने ग्रो किया है, 50 करोड़ का प्रॉफिट 60 करोड़ हो गया, बट इफ़ यू लुक एट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, बी का प्रॉफिट 2 करोड़ से कम हुआ है एंड ए का प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़ा है। सो दिस एनालिसिस कैन बी गिवन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, करेक्ट ना? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक ना? तो इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बजाय कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट कैन गिव यू प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। और ये आप सबको पता है, जो मैंने बताया ये आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। सो ये डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 2 अपन ने सीख ले। अभी अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है, अभी इसका इसमें रोल क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। ठीक है, तो ये आप चाहे तो एक बार लिख के लेना कि डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी आप सोचो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, सब लोग सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है। इन दोनों के कुछ लिमिटेशंस है जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही सिखा सकता है। क्या क्या लूपहोल है बता दो, मैं आपको एक एक करके देखते हैं अपन, आइए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 पार्ट है, एक है बिजनेस फाइनेंस एंड दूसरा है इंडिविजुअल फाइनेंस। अपना जो फोकस है वो बिजनेस फाइनेंस पे है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं फॉर कॉर्पोरेट्स, फॉर ऑल बिजनेसमैन। पर्सनल फाइनेंस में क्या करना है मैं आपको धीरे धीरे आगे जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा आई विल गिव यू इनपुट्स ऑल्सो। तो जब अपन 2nd एंड 3rd चैप्टर में जाएंगे दोस्तों, मैं आपको काफ़ी सारे पर्सनल टिप्स दूंगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। सो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसे करना है आई विल एक्सप्लेन इन 2nd एंड 3rd चैप्टर फॉर यू। ठीक है, एंड इवन फॉर बिजनेसमैन। अभी हम फोकस करते हैं कि FM अभी क्यों पढ़ना है। तो अभी बताइए, मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग बता दिया है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें रोल क्या प्ले करेगा, देखते क्या रोल प्ले करेगा आपको बताता हूँ। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है 3 प्रकार के आपको हेल्प करता है। पहला हेल्प देखो, मैंने बताया कि वहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड बी। आपको प्रॉफिट तो हो रहा है बट बी में बाद में कम हुआ, बट प्रॉफिट होने से पहले उसमें 3 प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए अपने मशीन से इन्वेस्ट किए रहेंगे, मशीन में पैसे इन्वेस्ट किया रहेगा, बिल्डिंग परचेज किया रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन टेल यू। यस, दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन टेल यू कि उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये जो प्रोजेक्ट अपन प्रोडक्ट ए एंड बी बना रहे थे, उसमें से 10 प्रोडक्ट का ऑप्शन रहेगा आपके पास, तो कौन से प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपको बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, बिकॉज जब आपके पास 50 करोड़ रुपया है तो यू गॉट सो मेनी अल्टरनेटिव्स, सो कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है वो बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपन आगे पढ़ने वाले हैं, एंड फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब अपन ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालेंगे, वो बाद में। सबसे पहले वो प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो ये जो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तीसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी ये जो लिखा है ना, ये अपने को आगे चैप्टर में पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरी भी है। सो व्हाट इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। आपके पास 50 करोड़ रुपया है, आप कंपनी की फाइनेंस मैनेजर हो, कंपनी ने आपको बोला कि देख अपने पास 2 ऑप्शन है,
अब हम प्रोजेक्ट ए स्टार्ट कर सकते हैं या प्रोजेक्ट बी स्टार्ट कर सकते हैं, तू बता कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो वो कैसे एनालिस करेंगे कि प्रोजेक्ट ए बेटर है या बी, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक। सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक यू विल कम टू नो कि विच प्रोजेक्ट इज़ बेटर, प्रोजेक्ट ए इज़ बेटर और बी इज़ बेटर। क्लियर है आपको? है तो उसके बाद फिर अपन प्रोडक्शन करेंगे एंड फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, वो तो होगा ही होगा। बट देखो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप अगर लिंक कर पाते हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो थोड़ा इमेजिन करो कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास 50 करोड़ रुपया है, अरे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ। यू हैव 10 प्रपोजल्स, सो हाउ यू विल इवेल्युएट दिस प्रपोजल बाय यूजिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ठीक है, चलो तो फर्स्ट काम हो गया। तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक एज्यूम करो आपको पता है कैसे करना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, अभी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसके लिए लेट से 50 करोड़ रुपये चाहिए। अभी मैंने पहले एग्जाम्पल में कहा कि आपके पास 50 करोड़ रुपया है, एज्यूम करो आपके पास 50 करोड़ रुपया नहीं है। इंडिया में 70-80% बिजनेसमैन लोन लेके चलते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स का भी बिजनेस था तो हमने भी लोन लिया था, आपके पेरेंट्स का बिजनेस रहेगा तो आप भी लोन लेंगे, एंड नेचुरली एवरी बिजनेसमैन लोन लेता है। तो 70-80 या 90% तक लोग लोन लेते ही है, करेक्ट ना। तो अभी सेकंड एनालिसिस क्या करना है कि मैंने प्रोजेक्ट तो डिसाइड किया कि मेरे को प्रोजेक्ट ए में पैसा डालना है 50 करोड़। अभी जो पैसा मेरे पास नहीं है उसका मेरे को लोन लेना पड़ेगा। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपका जो सेकंड रोल है वो है ये पैसा मैं कहाँ से लाऊं। शेयर्स इशू करूँ, डिबेंचर्स इशू करूँ, बॉन्ड इशू करूँ, बैंक से लोन लूँ या पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करूँ। ये भी अपन आगे पढ़ने वाले सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस करके अपन पढ़ने वाले आगे कि कौन से सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है और मैं उससे कैसे डिसीजन लेना है। तो ये आपका सेकंड काम हो गया। वो सिलेक्शन कैसे करना है उसका बेसिक क्राइटेरिया बताता हूँ। सिलेक्शन करते, अच्छा सिलेक्शन में मेन क्राइटेरिया क्या होगा सर? पैसा तो पैसा है सर, कहीं से भी लेके आओ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कोई भी पैसा आपको फुकट में नहीं देगा। जब आप शेयर्स इशू करेंगे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, जब आप बॉन्ड डिबेंचर इशू करोगे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पब्लिक डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपको पीपीटी में थर्ड पॉइंट दिख रहा है। तो उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपके रिटर्न से कम होना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट में लेट से प्रॉफिटेबिलिटी 15% है, 50 करोड़ रुपये 15% मिलेंगे, 7.5 करोड़ एस्टिमेटेड। तो मेरा बोरिंग कॉस्ट नेचुरली 15% से कम होना चाहिए। अगर वो 20% है तो मेरे को स्ट्रेट वे लॉस 5% का है, तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ फ्री डिसीजन लेता हूँ। तो ये भी आपका काम है एज अ फाइनेंस मैनेजर। सो दिस इज द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, करेक्ट ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज दैट ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए भी एक स्पेशल चैप्टर है, इसके लिए भी न्यूमेरिकल्स है, इसके लिए भी टेक्निक्स है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको एकदम बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ने के बाद आपको आइडिया आएगा कि हाउ टू सिलेक्ट सोर्सेस एंड बेसिक। मैंने गाइडिंग प्रिंसिपल आपको बता दिया। क्या है दोस्तों गाइडिंग प्रिंसिपल? कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो मेरे रिटर्न से कम होना चाहिए। अगर मेरा एक्सपेक्ट रिटर्न 15% है तो बोरोइंग शुड बी बिटवीन 10 to 12%, सो दैट आई विल अर्न रीजनेबल रिटर्न्स। ओके, तो ये हो गए दो रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको दो डिसीजन लेना है एज अ फाइनेंस मैनेजर। एक कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो आपको बताएगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक। उसके लिए पैसा कहाँ से लाना है, बोरिंग कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ना तीसरी चीज़, बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद वी नीड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। तो इसमें दो तरह के कैपिटल होते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक में अपन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो लॉन्ग टर्म कैपिटल रहता है, लाइक इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, वो आपका फिक्स कैपिटल रहता है। ये है वर्किंग कैपिटल जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद लगता है। सो कौन से खर्चे के लिए आपको लगता है वर्किंग कैपिटल? अरे देखो, मशीन आपने खरीद लिया, वी नीड ऑपरेटर, उसका सैलरी देना पड़ेगा, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, टेलीफोन चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर्स, बैंक का EMI, करेक्ट ना, सभी स्टाफ का कंपनी का सैलरी, पेट्रोल, ऑडिट एक्सपेंस। तो P&L डेबिट में जो भी खर्चे आते हैं ना, P&L तो सबको पता है, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी ये भी सही होना ज़रूरी है और ये आज के ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज है। सभी बिजनेस में मेरे को बोलते हैं सर हमारा पैसे का रिकवरी नहीं होता है बिकॉज पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एंड इट्स नॉट पुअर दोस्तों, बिजनेस सिचुएशन ही वैसी है, करेक्ट ना। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बिजनेसमैन बिकॉज बुक में पढ़ना आसान रहता है,
प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर मोर। सो बिजनेस चलाने के लिए अपने को वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। और ये क्यों लगता है उसका रीज़न समझ लो, लॉजिक समझ लो। लेट्स से जब मैंने मटेरियल कस्टमर को बेचा है, डेटर्स, उसको मैं 3 महीने की क्रेडिट देता हूँ, मतलब हिल पे में आफ्टर 3 मंथ्स, एंड जिससे मैंने परचेज किया है वो मेरे को 1 महीने का ही क्रेडिट देता है। तो मेरे को पैसा 3 मंथ्स के बाद आएगा, एंड मेरे को उसको तो पैसा 1 महीने के बाद देना है, वर्कर का सैलरी 1 महीने के बाद देना है, टेलीफोन बिल 1 महीने के बाद देना है, इलेक्ट्रिसिटी 1 महीने के बाद देना है। तो ये 1 महीने के बाद मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा जब तक 3 मंथ्स का मेरे को पैसा नहीं आता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये है वर्किंग कैपिटल, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो मेरे को फंड 2 महीने तक चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 मंथ में पे करूँगा, वो पैसा बाहर से लेके आऊँगा, सेकेंड मंथ मेरे को बाहर से लेके आना पड़ेगा, थर्ड मंथ तो मेरा पैसा आएगा ही आएगा, उसमें से मैं पे कर दूंगा। हाँ, वो नहीं आया तो फिर और वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेसमैन के लिए, उधार की ज़िंदगी इसको बोलते हैं। दिस इज़ द रियल चैलेंज फॉर ऑल द बिजनेसमैन, एंड ये मैं भी फेस कर रहा हूँ। क्लाइंट को जब हम काम करते तो क्लाइंट फीस 1-1 साल के बाद देते हैं, यस, कुछ क्लाइंट देते हैं टाइमली, बट कुछ क्लाइंट 6-6 महीने के बाद पैसा देते हैं। बट ठीक है, मेरा बिजनेस प्रोफेशनल है, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल खर्चे कंपेरेटिवली कम है। बट जिनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उनके लिए मटेरियल खरीदना पड़ता है, स्टेशनरी है, स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे खर्चे रहते हैं, मशीन्स के खर्चे बहुत रहते हैं। सो फॉर मैन्युफैक्चर ट्रेडर देयर आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स मोर, प्रोफेशनल के लिए थोड़ा कंपेरेटिवली कम रहता है। सो मेरे लिए थोड़ा आसान है मैनेज करना, बट इनके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए तो ये भी आपको समझना है और कंपनी को बताना है कि भाई प्रोजेक्ट तो स्टार्ट किया है, अब ये डे टू डे के लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे, अभी पैसा कहाँ से लेके आएंगे, आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, एंड अगर लोन लेते तो उसका भी इंटरेस्ट आएगा, एंड वो इंटरेस्ट भी आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, वो इंटरेस्ट भी आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। तो जब भी आप डिसीजन लेते तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब बोरिंग कॉस्ट भी है, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी है, ये सब कंसिडर करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फिनेंस मैनेजर, इन्वेस्टमेंट करना है। सो ये सब्जेक्ट का ब्यूटी है दोस्तों कि ये आपको पहला काम करना है। तो मैंने तीनों बता दिया, और ये तीनों अलग अलग चैप्टर से मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इसके ऊपर 7-7, 8-8 घंटे का डिस्कशन होने वाला है। अभी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ना है समझ में आएगा, और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। सेकेंड है फाइनेंस। फाइनेंस डिसीजन क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या था, मैंने कहा कि 50 करोड़ में से एज्यूम करो पूरा पैसा बाहर से लेके आना है, इक्विटी और डिबेंचर वॉट एवर, नो प्रॉब्लम, उसका बोरोइंग कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो ये उसको बोलते, करेक्ट ना, वो अपन ने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो 50 करोड़ मेरे को लेके आना है ना, मैं क्या कॉम्बिनेशन में पैसा लेके आऊँ, 50 करोड़ पूरा इक्विटी से लेके आऊँ, 50 करोड़ पूरा लोन लेके आऊँ, या थोड़ा इक्विटी थोड़ा लोन। तो ये 50 करोड़ का बाइफिकेशन कैसे होगा, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, आपके पास 15,000 रुपये है ना, आप करते हैं ना बाइफिकेशन, क्या क्या खरीदना है, वैसे ही ये 50 करोड़ जो है मैं पैसा कहाँ से लेके आऊँ, कौन सा सोर्स से पैसा लेके आऊँ, ये है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, करेक्ट नहीं, ये क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। सो ये एक अलग चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो पढ़ने के बाद एज ए फिनेंस मैनेजर आपको समझ में आएगा, या आप जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे ये आपको बहुत फायदे में रहेगा कि पैसा कहाँ से रेस करना है। एंड रेस करते समय एक प्रिंसिपल देखो, 2 चीज़ें आपको रेस करते समय ध्यान में रखना है। पहला, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, करेक्ट ना, 50 करोड़ जो कॉस्ट है इंटरेस्ट डिविडेंड वो मिनिमम होना चाहिए। सो दैट इज द वन लाइन फॉर्मूला। सो देर इज नो एग्जैक्ट फॉर्मूला कि व्हाट इज राइट कैपिटल स्ट्रक्चर, बट एक चीज़ बताऊंगा, अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो ऑप्टिमम हो, मतलब मिनिमम हो, सबसे क्या हो, मिनिमम हो, करेक्ट ना। सो देर इज़ नो राइट फॉर्मूला, बट आपने को देखना है कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज करेगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है डेट इक्विटी रेशो, आपने शायद सुना रहेगा या कभी, वो अपन आगे जितना रिक्वायर्ड उतना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय ये डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन डिसाइड करना पड़ता है, एंड वो राइट कॉम्बिनेशन क्या है, जहाँ पे मेरा कॉस्ट मिनिमम होगा तो भी मेरे रिटर्न्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगाना है कि क्या कॉम्बिनेशन रखना है, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट एंड सर्विस वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। अभी ये भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, करेक्ट ना, तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखना ज़रूरी है कि कौन से प्रोडक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन से प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कौन से प्रोडक्ट आगे जाकर डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि इसमें अपन पैसा तो डाल रहे हैं पर रिटर्न्स नहीं आ रहे या रिटर्न्स कम आ रहे हैं, तो उसको डिसकंटिन्यू करके कोई नया प्रोडक्ट अपन लॉन्च कर सकते हैं क्या,
ये फंड्स अपन वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं क्या, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि अपन जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सभी एक्टिविटी का पर्पज़ क्या है, मेरे को बिजनेस में फ़ायदा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट में फ़ायदा होना चाहिए। तो ये भी आपका ही काम है देखना है, भले ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं फाइनेंस मैनेजर का, बट येस आपका रोल काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा है डिविडेंड डिसीजन विच इज़ एसोसिएटेड विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो आपको उनको रिटर्न्स देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, करेक्ट ना। सो यहाँ पे जो है जस्ट सेकंड ना, तो डिविडेंड डिसीजन में जो 3 डिसीजन आपको लेना है, पहला है डिविडेंड पे आउट। नाउ व्हाट इज डिविडेंड पे आउट? डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि कितना डिविडेंड आपको देना है। जैसे कंपनी को एज्यूम करो 1000 करोड़ का फायदा हो गया, तो 1000 करोड़ में कितना डिविडेंड देना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, वो देखना है। दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अब ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिकली, सुनो। लेट्स से एक कंपनी जो ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी मतलब जो नया कंपनी है, डेवलपमेंट फेज में है, उन्होंने लोगों को शेयर्स इशू किए थे, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे जो कंपनीज है, जो ग्रोइंग कंपनीज है, दे नीड मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट ना, एक्सपांड करने के लिए। तो उनका फिर डिविडेंड पे आउट रेशो कम रहता है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको डिविडेंड दिया तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो मामला वही पे आ जाएगा। आपको पैसा दे दिया और बाहर से पैसा लोन पे लिया, कुछ मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा खुद के फंड्स यूज़ करो, जो प्रॉफिट हुआ है वही यूज़ करो। तो ऐसे कंपनी डिविडेंड थोड़ा कम देते हैं जो ग्रोइंग कंपनीज है। एंड जो कंपनी ग्रोइंग कंपनी नहीं है, जिनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टैग्नेंट है, अभी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, उनको आगे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, सो दे विल गिव यू मोर डिविडेंड, दे विल गिव यू मोर डिविडेंड, करेक्ट ना। तो ये डिपेंड्स ऑन कंपनी का अभी का प्रेजेंट स्टेज क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। एंड तीसरा है कंपनी प्लानिंग, कि कंपनी का प्लानिंग क्या है, जो मैंने कहा वही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड, कि कंपनी का प्लान है कि और एक्सपांशन करना है, तो देन देड मोर सरप्लस विद देम, सो उनका डिविडेंड पे आउट रेशो जो होगा क्या होगा, वो कम होगा, एंड अदरवाइज डिविडेंड रेशो पे आउट रेशो ज़्यादा होगा। अभी इसका आपको यूज़ कैसे करना है बताता एज ए इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना। और मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं कि विपुल पैसा कहाँ पे, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करें। अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना आसान नहीं उस क्वेश्चन का आंसर देना, करेक्ट है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट का मैं उसमें ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ। सो मैं बोलता हूँ कि यू गो टू प्रॉपर ब्रोकर एंड टेक हिज सजेशन, क्योंकि मेरा इतना इन डेप्थ रिसर्च नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली सजेशन दे दूँ। मेरे को नॉलेज है, बट आपका मेहनत का पैसा है, मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क रहे। सो बोलता हूँ कि यू गो टू नाइस ब्रोकर जो आपको सजेशन देगा। बट मैं थ्योरेटिकल लेवल पे आपको बता सकता हूँ, एज ए स्टूडेंट आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि क्या करना है अभी। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव कि आपको रेगुलर रिटर्न्स चाहिए, डिविडेंड पे आपका घर चलता है सिंपल वे में, तो आपको ऐसे कंपनी चूज़ करना है जो ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। इफ़ यू चूज़ कंपनी विच इज़ ग्रोइंग, सो दे विल कीप मोर मनी विद देम एंड दे विल नॉट गिव यू डिविडेंड, देन आपका पर्पस सर्व नहीं होगा, आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। तो ये कंपनी सिलेक्ट करते समय आपको ये ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव और उनका ऑब्जेक्टिव मैच होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव कि मेरे को रिटर्न्स डिविडेंड के फॉर्म में चाहिए, तो कंपनियां वैसे सिलेक्ट करो। मेरा ऑब्जेक्टिव कि मेरे को अभी रिटर्न्स नहीं चाहिए, मेरे को फ्यूचर में चाहिए, तो फिर ग्रोइंग कंपनी सिलेक्ट करो जो आपको रिटर्न्स देगी बाद में। तो शेयर मार्केट में आपको ये जो 2 तरह के रिटर्न्स मिलते हैं, एक या तो डिविडेंड आपको दिया जाएगा, या फिर जो कंपनी डिविडेंड कम देती है वो मार्केट वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एज ए शेयर होल्डर मेरे को कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए, या तो डिविडेंड दो या तो मार्केट वैल्यू बढ़ाओ। दोनों नहीं देंगे तो मैं पैसा विड्रॉ करूँगा। इसलिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आपको देखना पड़ेगा कि बाकी जो इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स है वो कितना रेट दे रहे हैं, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, मतलब मार्केट सिचुएशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये चारों का कॉम्बिनेशन करके आपको डिसीजन लेना है कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना डिविडेंड देना है और कितना डिविडेंड नहीं देना है। तो दोस्तों ये है अपना जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे जितना आपको दिख रहा है ये एक एक चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी जितना मैंने आपको बताया उसमें 5-6 चैप्टर मैंने इंट्रोड्यूस किए। पहला कैपिटल बजटिंग टेक्निक क्या होता है मैंने आपको बता दिया।
इससे आपको पता चलेगा कि अच्छे काम करते हैं अपन। मैं आपको अगला पीपीटी दिखाता हूँ, इसमें दिया है। तो ये जो सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है एज ए फिनेंस मैनेजर, आपका काम क्या है? पहला, एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है, ये आपको प्रॉपरली एसेस करना है। अगर आपने कम ज़्यादा एसेस किया तो कंपनी विल सफ़र, ज़्यादा एसेस किया तो इंटरेस्ट लगेगा, कम एसेस किया तो फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर आर नो फंड्स। सो वी वांट ऑप्टिमम। मैंने कहा मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को कम नहीं चाहिए, बट मेरे को ऑप्टिमम तो चाहिए। सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, वो जो पैसा चाहिए वो कहाँ से लाना है, मतलब कितना होना चाहिए, कितना इक्विटी, कितना डेट, ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे डिसाइड करते हैं। तीसरा, सोर्सेस ऑफ फंड, रिक्वायर्ड पैसा कहाँ से लेके आना है, इक्विटी से लाओ, यहाँ से लाओ, दोस्त भी पैसा देने को रेडी है, 1000 लोग मेरे को देने को रेडी है, पैसा कहाँ से लेके आना है, क्योंकि हर एक पैसे की कॉस्ट है। चौथा, प्रोक्योर करो, मतलब फिर एक्चुअली प्रोक्योर करना है। अभी आप बोलेंगे सोर्सेस और प्रोक्योरमेंट में फ़र्क क्या है? प्रोक्योर करना है मतलब कितना पैसा अभी लेना है, पूरा प्रोजेक्ट तो एक साथ स्टार्ट नहीं होगा ना, तो आई टेक मनी इन पार्ट सो दैट कॉस्ट विल बी लेस। जैसे मेरे को 5 करोड़ लगने वाले 2 साल में, तो मैं बैंक से उतना ही पैसा उठाऊंगा जितना रिक्वायर्ड है। तो ये भी डिसीजन आपको लेना है कि अभी कितना बैंक से लेना है, क्योंकि मेरा लोन सैंक्शन 5 करोड़ का हुआ है, बट आई टेक 50 लाख राइट नाउ, बिकॉज इफ़ आई टेक फुल 5 करोड़, मेरा EMI इंटरेस्ट पूरा 5 करोड़ पे चालू हो जाएगा। तो कितना पैसा अभी प्रोक्योर करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन शेयर्स पे अपने देखा रहेगा, कॉल ऑन शेयर्स देखा है ना, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, कंपनी आपको कॉल मनी मांगती है, तो बस वही है वो, कि कैसे पैसे रेज करना है और कितना करना है और कब करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एज ए फाइनेंस मैनेजर। अगर आप ये लाइफ में भी आपके सही तरह से कर पाए तो आप कम पैसे में भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, ये सबसे बड़ा है। सिर्फ पैसा रेज करना आसान है, लोन तो बैंक आपको दे देगी, बट अगर आपने उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया तो रिक्वायर्ड रिटर्न्स जनरेट नहीं होंगे, एंड फिर जो कंपनी की हालत मैंने बताई फर्स्ट पीपीटी में, वैसी आपकी हालत हो सकती है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, यूटिलाइज किया पैसा, जो आने वाला पैसा है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना रिटर्न करें, कितना डिविडेंड के फॉर्म में दें, कितना इन्वेस्ट करें। 3 तरह से पैसा बढ़ता है। कुछ पैसा मैं मेरे पास रखूँगा फॉर फ्यूचर एज अ सेफ्टी, कुछ पैसों को हम इन्वेस्ट करेंगे ग्रो करने के लिए, एंड कुछ पैसा इन्वेस्टर को देंगे। तो 3 पार्ट में ये पैसा अपन एनालाइज करते हैं, कितना मैं मेरे पास रखूँगा, कितना इन्वेस्टर को दूंगा और कितना नए प्रोजेक्ट में लगाऊंगा। एंड लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ कैश, जो वर्किंग कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड है, कि जहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद जो डे टू डे एक्टिविटी है उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, वो पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। उसमें सबसे बड़ा रोल है डेटर्स क्रेडिटर मैनेजमेंट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कस्टमर को बहुत क्रेडिट देना पड़ता है एंड यहाँ पे सप्लायर तो फटाफट पैसा मांगते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये कैसे मैनेज करना है, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो दोस्तों, ये था अपना बेसिक, जो मैंने आपको एक सब्जेक्ट का आइडिया दिया है कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, राइट ना। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, यहाँ से अपन प्रॉपर जो मैंने आपको नोट्स दिए जो आपके पास है, वहाँ से मैं कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करूँगा। इज दिस क्लियर? चलो, सो ये लेक्चर यहीं पर रोक देते हैं। थैंक यू सो मच।